हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, साथ साथ प्लस पॉइंट बात करेंगे परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम में क्या निर्देश रहते हैं। ये निर्देश सबसे महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा 15 मिनट पढ़ने को मिलते हैं और इसको बचत करनी है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि सोशल साइंस अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से गहन कर लें और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप सभी को बता दें सबसे पहले कि मॉडल पेपर से ही के अनुसार ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इजी आते हैं, इससे इजी आते हैं। ठीक है, 80 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। आप सभी को 2 घंटे 45 मिनट मिलते हैं और 15 मिनट निर्देश पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसके निर्देशों को पढ़ना चाहते हैं, मॉडल सेट को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पर निर्देश जो रहता है, सारे के सारे परीक्षार्थियों के लिए पढ़ना जरूरी होता है। परीक्षार्थी ओएमआर पुस्तक पर यानी ओएमआर सीट पर अपना पुस्तक क्रमांक, जो पुस्तिका क्रमांक मिलेगा 10 अंकों का, उसको लिखना है। ठीक है, किस पे? ओएमआर सीट पर। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया, परीक्षार्थियों यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। सारे परीक्षार्थी देते हैं। चौथा निर्देश दिया है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट, इसी को बचत करने के लिए आप सभी को निर्देश पढ़ना बहुत ही। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होता है। आप सभी जानते हैं खंड अ और खंड ब। खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ब में सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। अ को तो आप सभी जानते हैं कि 80 प्रश्नों में से 40 का उत्तर देना है, लेकिन ख में क्या हुआ है कि कुछ चुनिंदे प्रश्नों को थोड़ी सी चेंजिंग आई है। आप सभी को अ में दिया है, खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 40 अनिवार्य देना ही देना है। आप सभी पूरा पढ़ेंगे, डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में जा करके, यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ करके। ठीक है, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, अब खंड ब में सबसे पहले समझने वाली बात है कि सामाजिक विज्ञान में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5। और लघुत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न में 2 अंकों का निर्धारित किया गया है। लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के होते हैं और हमें तो बताना है कि इसमें से कितने प्रश्नों को कहां से करना है। तो इतिहास के 6 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। इसमें से 3 प्रश्न करना है, इतिहास में 3 ही प्रश्न करना है, याद रखना है। 6 प्रश्नों में से 1 से लेकर के 6 तक। राजनीतिक विज्ञान में 4 लघुत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, 9 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक। ठीक है, जिसमें से 2 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 2 प्रश्नों का, याद रखेंगे। इतिहास में 6 प्रश्न होंगे, उसमें से 3 का उत्तर देना है। राजनीतिक विज्ञान में 4 होंगे, जिसमें से 2। क्वेश्चन नंबर याद रखेंगे, वो 9 से लेकर के 12 तक रहेंगे। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी अर्थशास्त्र में 4 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 15 से लेकर 18 क्वेश्चन नंबर तक, जिसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसी प्रकार भूगोल में कितने? 6 प्रश्न रहेंगे, 21 से 26 तक, इसमें से 3 प्रश्नों को देना है। यानी हम लोग सोच देखें, इतिहास और भूगोल में 6 प्रश्न रहेंगे और 3 का उत्तर देना है। अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में 4 प्रश्न रहेंगे, 2 का उत्तर देना है। आपदा प्रबंधन में 4 प्रश्न रहेंगे, 29 से लेकर के 32 तक, जिसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे 8 रहेंगे। कितने रहेंगे? 8। क्वेश्चन नंबर 7, 8 पे रहेगा, 13, 14 पे रहेगा, 19, 20 पे रहेगा और यहाँ पर देख सकते हैं 27, 28। 7, 8 पे इतिहास के प्रश्न रहेंगे, राजनीतिक विज्ञान, राजनीति के 13, 14 पे रहेंगे, राजनीति विज्ञान के, अर्थशास्त्र के 19, 20 पे रहेगा और भूगोल का जो है ना आपका 27, 28 पे रहेगा। और उसमें से प्रत्येक में से एक प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अपने संभव में आता संभव। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इन सभी प्रश्नों को इस प्रकार से ही आपको उत्तर देना है। तो आप सभी समझ गए होंगे निर्देश को, और इसी के लिए पढ़ने के लिए 15 मिनट एग्जाम में मिलता है। अगर मैंने आपके एग्जाम में 15 मिनट बचत किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएंगे ये बात। ठीक है, जिससे उनका भी समय बचे और समय आप सभी का भी बहुमूल्य है। और इसीलिए मैं जल्दी इस प्रश्नों को, 80 प्रश्नों को बहुत जल्द करने की कोशिश करूंगा। आप सभी बने रहेंगे, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर के आऊँगा। इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो मछली, पेड़ और जिसमें जीव होता है मानव, मानव में जीव होता है, मिट्टी में जीव नहीं होता है, यानी जैविक संसाधन यही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनांचित रहना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं 33%, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? आप सभी के स्क्रीन पर देख सकते हैं, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है टेक्सोल है। टेक्सोल क्या है? तो
कैंसर रोधी दवा है और यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कैंसर के उपयोग में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? बक्साइट, क्रोमोनियम, ग्रेफाइट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया ग्रेफाइट। यह एक क्या है? धात्विक खनिज नहीं है। निकेल भी धात्विक खनिज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छठा नंबर है, इनमें कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो जो क्षेत्र होता है वो कहाँ है? मेघालय में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? परमाणु शक्ति का साधन नहीं है तो आप सभी जानते हैं यूरेनियम, बक्साइट, मोनोजाइट, थोरियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बक्साइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे 9। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पे 6 है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में 9 दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नदी असम में बाढ़ का कारण होता है? तो असम में बाढ़ का कारण ब्रह्मपुत्र नदी। और बिहार की शोक किसको कहा जाता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान से, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? अभ्रक, मैग्नीज, बक्साइट, इनमें सभी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? आप सभी जानते हैं बिहार में है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो ग्रीन बुक है। कौन सा है? ऑप्शन बी सी में दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन सा रबी फसल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चावल। चावल रबी फसल नहीं है। गेहूं रबी फसल है, चना है और सरसों है, लेकिन चावल रबी फसल नहीं है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार के एग्जाम में पूछा भी गया था। 2023 के क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा। सीमेंट उद्योग, क्वेश्चन बैंक से याद आया कि आप सभी को क्वेश्चन बैंक मैं जरूर करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन बैंक के लिए आप सभी रेडी रहिएगा। जल्दी से जल्दी प्रत्येक दिन एक एक सेट हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से करेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र, गोवा और केरल, ये तीनों के रास्ते होकर आती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सभी में होगा। ठीक है, 1912 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बच्चा जानता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो याद रखेंगे दार्जिलिंग में लगाया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो याद रखेंगे बरौनी। यहीं पे तेल शोधक कारखाना भी है, उर्वरक कारखाना भी कहाँ है? तो बरौनी में है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे का जिम्मेदार है? भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी, सुनामी। तो आप सभी जानते हैं वर्षा की कमी से क्या हो सकता है? सूखा पड़ जाता है। ठीक है, सरदार सरोवर कृत्रिम, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है किससे है? तो आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी से है सरदार सरोवर कृत्रिम। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में। ठीक है, याद रखेंगे जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन करेंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। आप सभी को डराने के लिए 1-2 क्वेश्चन भास्ट दिए जाएंगे वी फॉर जॉय, लेकिन आप सभी को डरना नहीं है और ये आसान प्रश्न, इससे इजी प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। हमें सिर्फ मात्र 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, वो भी शुरू से सभी सही उत्तर देना है। ठीक है, 80 में से चूज करके जो आएगा आपको वही देना है। आप सभी हमारे चैनल से बने रहे, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाला है, पक्का वादा के साथ करता हूँ। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी भूकंप तरंगें पहुंचती है? तो पी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या रेडियो? तो अभी तो विस्तार पूर्वक मोबाइल ही है।
या देख सकते हैं कि अगर वर्तमान में बोले तो मोबाइल है, वर्तमान समय में मोबाइल है, लेकिन सबसे लोकप्रिय साधन जो है सार्वजनिक टेलीफोन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? इसी को बंगाल विभाजन, यानी आप सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रवाद की शुरुआत हम लोग कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से मानते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार लगातार आता है, रिपीटेड है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है कि राइन राजसंघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर, अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 29, अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? तो लेनिन की रचना है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार। 30 नंबर प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ है, लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? 31 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कहाँ पे किया था? अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। साम्यवादी गुटों का अगुआ कौन था? तो सोवियत संघ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? मार्टिन लूथर की कृति कौन सी है? तो 95 थीसिस जो है, अप्रैल थीसिस, कम्युनिस्ट पार्टी 95 थीसिस, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न क्या है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ए हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो आप सभी जानते हैं फ्रांस के अधीन था, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुने थे? तो आप सभी जानते हैं दांडी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए सबसे आसान प्रश्न, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय, ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन तब भी पूछा गया कि स्वतंत्र राष्ट्र के यानी सिंगापुर रूप में कब उदय हुआ? तो आप सभी जानते हैं 1965 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ये सभी वियना कांग्रेस में थे, यानी जर्मनी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे आसान प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सिंगापुर में की थी। आगे अगले प्रश्न की तरफ, बम्बई राज्य की स्थापना किन दो राज्यों के गठन हुआ? यानी बम्बई का स्थापना किन दो राज्यों के गठन के बाद हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात के विभाजन के बाद बम्बई की स्थापना की गई थी। 41 नंबर इस क्वेश्चन का 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? आप सभी जानते हैं 19 बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में हुई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं चुनाव आचार संहिता का निर्माण जो कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है, निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं कैसी है? तो किस स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आंग सान सू किस देश के नागरिक थे? तो म्यांमार के थे, यानी जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आसान प्रश्न है। ठीक है, इससे भी इजी पेपर आपके एग्जाम में आएंगे। चिली के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कहाँ की? चिली की पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन
भास्ट दे दिया गया है, लेकिन घबराना नहीं है। आप सभी जानते हैं मिचेल बाचेलेट जो थी चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति। में से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? जातिवाद नहीं, जातिवाद, अलगवाद नहीं, निष्पक्ष चुनाव। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी निष्पक्ष चुनाव करके लोकतंत्र का भविष्य निर्भर रह सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, लोकतंत्र में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 543 चुने जाते हैं और 2 को मनोनीत किए जाते हैं। और कुल सदस्य पूछे कि लोकसभा में चुने गए कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 545। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो एकमात्र जगह है जहाँ स्विट्जरलैंड, जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, नहीं तो सभी जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि 7000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की? तो जनता पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। तो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी के समय ही भारत में एक बार आपातकालीन लगा था, और उस समय इंदिरा गांधी का संबंध किससे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? जिले का प्रशासन कौन करता है? तो जिला अधिकारी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, जिसको हम लोग डीएम कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो याद रखेंगे, लोकतंत्र आंदोलन वापसी के लिए 2006 में आंदोलन हुआ, जिसके लिए वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी में दिया है, बोलीविया में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न दे सकते हैं, विंग एवं टेरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर देख सकते हैं यूगोस्लाविया, उत्तरी आयरलैंड, मैक्सिको, ब्रिटेन। आप सभी जानते हैं ब्रिटेन से था। किसकी? विंग और टोरी नामक राजनीतिक दलों का, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से हुआ? तो 1918 ईस्वी से इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से वोट देने का अधिकार हुआ। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो आप सभी जानते हैं दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान का सर्वोच्चता, ये सभी हो जाएगा संघात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की विशेषता। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? 75 वार्ड हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सभी देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टफ यानी इसको बुक को रीडिंग देना बहुत ही आवश्यक है, और यहाँ पर अच्छे प्रश्न है। भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आप सभी जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारतीय राजनीतिक पार्टी की स्थापना मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ 1952 ईस्वी में हुआ, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वाई जो है मिश्रधन है, वाई क्या है? मिश्रधन, और मिश्रधन और सी क्या है? तो आप सभी जानते हैं कैपिटल यानी पूंजी है, और पूंजी अब प्लस यहाँ पर क्या होता है? ब्याज। पूंजी और ब्याज मिल करके यहाँ पर किसका निर्माण करता है? तो मिश्रधन का निर्माण करता है। तो प्रिंसिपल इसको भी बोला जाता है, या कंपाउंड कैपिटल बोला जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इसमें आई का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ब्याज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं होता है?
बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत, इनमें से सभी। तो आप सभी जानते हैं इनमें से सभी जो होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन कृषि क्षेत्र में आता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र कल्याण पर बल दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो आप सभी जानते हैं पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है, पारिश्रमिक क्या होता है? मजदूरी होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो आप सभी जानते हैं संस्थागत वित्त का स्रोत देखेंगे तो महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, सहकारी बैंक, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहकारी बैंक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार से वित्तीय संस्था प्रदान करता है? तो आप सभी जानते हैं कि अल्पकालीन वित्तीय संस्थान प्रदान करता है, यानी 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, और अगला प्रश्न क्या है कि ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त आपूर्ति कौन करता है? तो नाबार्ड करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विकसित देशों के कार्यबल पर अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? कृषि क्षेत्र, विनिमय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो आप सभी जानते हैं किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र पे होता है। विकसित देशों को जो कार्यबल होता है वो किस पे होता है? सेवा क्षेत्र, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादन के प्रमाणन के लिए किस नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो एंगमार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हॉलमार्क सोने की शुद्धता के लिए किया जाता है। SIS मार्क जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 यानी 75 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक है भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो प्रमुख घटक कौन है? तो ये सभी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छे भोजन और अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 76 नंबर, और एग्जाम में पूछा जा सकता भी है। ठीक है, 1989 में ये क्या हो गई? जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब शुरुआत की गई थी? 77 नंबर क्वेश्चन है। 1990 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो पानी की प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। विनिर्माण यही नहीं आता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विनिर्माण। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 79 प्रश्न, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या का हल करता है। यहाँ पे वस्तु मुद्रा इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इस क्वेश्चन दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है। तो याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, अगले प्रश्न में अगला प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है व्यापारिक बैंक नहीं है, यह एक वित्त बैंक है। स्टेट ऑफ बैंक इंडिया व्यापारिक बैंक है।
और यहाँ पर पंजाब नेशनल व्यापारिक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि व्यापारिक बैंक नहीं है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया RBI। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे लगे, अगर आप सभी को अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी को लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।